ओके, तो डाउट्स में पहला है रिटायरमेंट क्या टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2। आना, बीना एंड टीना आर पार्टनर्स। तो ये हमारे पास है, हमें निकालनी है बीना रिटायर 1/9 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आना एंड रिमेनिंग टू टीना द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यही तो निकालना है। तो आना गेन्स, आना ने कितना गेन किया, 1/9 ऑफ बीना का शेयर था 1/3। जरूरत नहीं है ना, एमसीक्यू है ना, तो प्रेजेंटेशन पे तो इतना फोकस करना ही नहीं है हमें। एमसीक्यू में हम ये टाइम सेव कर सकते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें काम की चीज लिख लेनी है सिर्फ। फिर टीना, रिमेनिंग का मतलब हो गया 8/9 ऑफ 1/3 कर लो, या तो इसको, या दूसरा तरीका है कि 1/3 में से 1/27 माइनस कर दो। कैसे भी कर सकते हो, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे कर सकते हो। न्यू शेयर आना का कितना है, आना का 4/9 था, उसमें 1/27 प्लस हो गया। अब वैसे तो हमें अब दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें 13 आ गया, तो 13 का मतलब 13:14 है। फिर भी फॉर सेफर साइड इसलिए निकाल लेना चाहिए कि बाय चांस वो सिंप्लीफाई होके कुछ और फिगर ना आ जाए, तो फॉर सेफर साइड निकाल लेना चाहिए। ये आ गया 14/27, तो ऑप्शन हो गई ए। इसके बाद इलिस्ट्रेशन पे आते हैं, इलिस्ट्रेशन 23। इलिस्ट्रेशन 23 में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या क्या है रिवैल्यूएशन में, डेटर्स ऑफ 1100 टू बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब अगर 1100 के डेटर्स हमें बैड डेब्ट्स में आ गए हैं और प्रोविजन हमें 800 है, तो उस 1100 में से पहले 800 तो प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा, बचा हुआ 300 ही रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर ऑलरेडी प्रोविजन बना होता है तो हम पहले प्रोविजन यूज करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन में डालते हैं। तो 1100 में से 800 हमारा प्रोविजन में है, बाकी हमने यहां डाल दिए। बैड डेब्ट्स 300, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट कितना है, पहले हमारे जो डेटर्स थे वो डेटर्स थे 16,000, प्रोविजन था 800, तो ये कितना परसेंट हुआ, 5%। अब हमारे डेटर्स कितने हो गए, 16,000 माइनस 1100, 14,900, तो इसका 5%, 745। ठीक है, तो हमें 745 का प्रोविजन यहां बना देना है। समझ में आया ये वाला पॉइंट, कि हमने एग्जिस्टिंग रेट निकाला 5%, फिर हमने देखा कि हमारे 16,000 में से 1100 तो हमारे बैड डेब्ट्स हो गए, बचे कितने हैं डेटर्स हमारे, 14,900, तो 14,900 का 5% निकालेंगे 745, तो ये 745 हमने प्रोविजन बना दिया। फिर स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय, बाय का मतलब है इस अमाउंट से हमें रिटर्न डाउन करना है, बाय वर्ड का मतलब है, तो टू स्टॉक 1055, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 11,000। तो जब भी बाय वर्ड आता है तो मतलब उतने से हमें इंक्रीज करना है। मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू, इसका मतलब है रिड्यूस हो के ये वैल्यू है, 2 जैसे आ गया तो 2 का मतलब है रिड्यूस हो के इतनी वैल्यू आ गई, तो रिड्यूस्ड 234, पहले कितनी थी 35, तो 2 मशीनरी
1000. Sundry creditors 700 be written back as no longer payable. अब हमें पे नहीं करना, अगर हमें पे नहीं करना तो हमारे लिए फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स कितने 700। ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड टू 2000 एज स्क्रैप। हमने सेल किया, फायदा हुआ। बाय बैंक लिखेंगे, स्क्रैप सोल्ड 2000। Firm had to pay 5000 to an employee injured in an accident. Had to pay का मतलब है कि उन्हें पे करना है, ठीक है। तो टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। अनरिकॉर्डेड मशीनरी हमें मिली तो फायदा हो गया, बाय मशीनरी, और हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड। क्यों लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में? हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने डेबिट साइड पे भी मशीनरी लिखा है, तो हमें खुद को ही कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई ये क्या है। तो हमने 10,000 यहाँ लिख दिया। अब टोटल देखो इधर का ही ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है, रह गया। ओह हाँ, प्रोविजन फॉर 600 बी मेड फॉर रिपेयर्स। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितना हो गया 600। ठीक है, सारे हो गए। अब तो अब कौन है ये 5:3:2 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू capital accounts of दीपिका, ज्योतिका, आलिया। इनकी 5:3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना प्रॉफिट आ रहा है टोटल करेंगे तो 10, 21, 23, 700, तो ये आ गया। ये तो 23,700 हो गया ना। ये कितना आ रहा है 8,700, तो ये हो गया 5, 15 का मतलब हो गया 7,500। ठीक है। इलस्ट्रेशन 29 पेज नंबर 5.28। हमें आशीष, विनीत एंड रीमा पार्टनर्स हैं 2:2:1 में। बैलेंस शीट गिवन है, विनीता रिटायर हो गई, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। न्यू रेशो में हमेशा ये चेक कर लो, जैसे कि आशीष एंड रीमा, उनका रेशो 2:1 है अगर हम ऊपर देखें ओल्ड, और न्यू 3:2 है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग है ही। बाकी हमें करनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, पेटेंट्स 20,000 इमीडिएटली पे कर दिया, और जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, जर्नल फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट से स्टार्ट कर दिया करो। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है 50,000 टू आशीष, विनीत, रीमा। रेशो है 2:2:1, तो 20, 20 और 10। और कोई बैलेंस शीट की एंट्री, असेट पे कोई ऐसी आइटम नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म के लिए हमें पहले निकालने पड़ेगा, वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। आशीष, न्यू रेशो 3/5, ओल्ड 2/5, तो 1/5। रीमा 2/5 माइनस 1/5, 1, यानी कि दोनों गेनिंग रेशो 1:1 हो रही है।
तो गुडविल में आशीष गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या हम कह सकते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो आशीष डेबिट, रीमा डेबिट टू विनीत। अब विनीत में कितना अमाउंट आएगा? 60,000 की अगर गुडविल है तो उसमें से 2/5 उसका शेयर, विनीत का शेयर 2/5 है, 2/5 है ना? हाँ, तो यानी कि 24,000 और इक्वल रेशो में 12 और 12। ठीक है, दोनों को मिल गया। अब नेक्स्ट आओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10,000। यहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कभी भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में एकदम से मत लिखो, आप नीचे लिख दो टू स्टॉक 10,000, क्योंकि अगर कोई और ट्रांजैक्शन ऐसी है जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो हम पहले उसे कंसीडर करते हैं। जैसे कि पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय, अब पेटेंट्स अंडर वैल्यू हो रहे हैं मतलब उनकी वैल्यू में बढ़ानी है, तो यहाँ पे अब हम 10,000 लिख देंगे। कोशिश ये करो कि क्वेश्चन को पढ़ते समय वहीं पे मार्क कर लो कि इस ट्रांजैक्शन में रिवैल्यूएशन डेबिट होना है, इस ट्रांजैक्शन में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना है। हम दोनों मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे, तो कंबाइन एंट्री करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ानी है, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उन्होंने कहा अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब जो वैल्यू हमें गिवन है 80,000 वो 80% है, तो 100% कितनी हो गई? 1 लाख। इसका मतलब 80,000 के पेटेंट्स 1 लाख में हो गए, तो 20,000। अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आया 20, डेबिट में आया 10, तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर अकाउंट है, क्रेडिट साइड मतलब इनकम, डेबिट साइड मतलब लॉस। तो यहाँ क्या हुआ, वो जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड ज्यादा होने से प्रॉफिट हो गया, तो हम क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू आशीष, टू विनीत, टू रीमा। 4,000, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, समझे? देन 6th ट्रांजैक्शन, हमने विनीत के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है जो आएगा, उसमें से हमने 20,000 उसे कैश, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश लिखा है इसलिए हमने कैश के थ्रू पे कर दिया। बचा हुआ 8% विनीत लोन, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर। अब ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा? विनीत का कैपिटल अकाउंट हमें 2 लाख गिवन था, ये जो 2 लाख हमें बैलेंस गिवन था, जो कुछ भी विनीत को मिल रहा है, यानी कि जिस भी रीजन से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो ऐड हो जाएगा, जिस भी रीजन से डिक्रीज हो रहा है यानी कि डेबिट हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। शुरू से देखो, ये वाला 20,000, ये वाला 24,000, ये वाला 4,000 और 20,000 हमने पेमेंट, पहले ये इतना कर लेते हैं चलो। तो कितना हो गया? 244, 248। इनको ऐड कर दिया ना बेटा, और कुछ नहीं किया, कैसे कुछ नहीं। हाँ, 248 में से 20 पे कर दिया तो 228 बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, XYZ पार्टनर्स 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, बैलेंस शीट हमें गिवन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। Z रिटायर हो रहा है, गुडविल, पेटेंट्स, मशीनरी, डाउटफुल डेब्ट्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें जर्नल एंट्री सिर्फ गुडविल के लिए करनी है, बाकी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो जर्नल में हमें सिर्फ 2 एंट्रीज करनी है गुडविल की। एक तो गुडविल राइट ऑफ करने की जो बैलेंस शीट में गिवन है, यानी कि एक्स वाई जेड टू गुडविल। हमारे पास रेशो है, यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, एक्स वाई। यहाँ पे अब देखो हमें ना उनको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा ताकि हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा डिवाइड करना। तो ये हो गया 3:2:1, ठीक है। तो गुडविल कितने की है, 60, तो 3:2:1 में हो गया 30, 20, 10। कभी भी बिना जर्नल फॉर्मेट बनाए आप लोग अपने रजिस्टर में नहीं नोट करेंगे। नेवर डू एनी क्वेश्चन विदाउट जर्नल फॉर्मेट, ठीक है। जिस दिन मैं रजिस्टर के पास पहुंच जाऊंगी, आपका रजिस्टर का वो पेज तो और पिछले पेजेस कट दिए जाएंगे, बुरे लगेंगे बहुत। उसका रीजन ये है कि आप लोगों को फॉर्मेट बनाने की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो आपको टाइम वेस्टेज ना लगे, आपको ये ना लगे कि ओहो फॉर्मेट भी बनाना है। वो फॉर्मेट आपके हाथों को ऑटोमेटिकली आदत पड़ जानी चाहिए चलाने की। ऐसे ही जैसे मैं तो यहाँ XYZ, आपको पूरा कैपिटल अकाउंट लिखना ही लिखना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस रहेगी तो आपका पेपर हमेशा टाइम पे पूरा होगा, अदरवाइज आपको पेपर हमेशा लेंदी लगेगा। तो पेपर लेंदी ना लगे इसके लिए प्रॉपर वर्क करें, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी, न्यू रेशो हमें कुछ दी नहीं हुई है। इसका मतलब अगर हमारे पास कौन रिटायर हो रहा है, Z रिटायर हो रहा है, तो ये जो 3:2 की रेशो है यही XY की गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो सेकेंड एंट्री XY2Z, तो हमारे पास 3 लाख इंटू 1/6 50,000 हो गया, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 20,000 में। अब ये हो गया, बस 2 ही एंट्रीज करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स रिड्यूस्ड बाय 20%, तो पेटेंट्स हमारे पास है 1 लाख के, तो 2 पेटेंट्स कितने हो गए, 20,000। मशीनरी 90% पर आ गई, यानी कि मशीनरी को हमें 10% रिड्यूस करना है, तो फिर 5 लाख है। $50,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज्ड टू 6%। प्रोविजन 4 लाख का 6% 24,000 हो गया। अब 24,000 में से 20,000 हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है, ठीक है ना, 6% है, मतलब 4 लाख का 6% 24,000, उसमें से 20,000 हमारे पास ऑलरेडी है। तो कितना और बनाना है, 4,000 और बनाना है। तो हम डाल देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 60,000। यहाँ देखो हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 120, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 120 है, जिसमें से लायबिलिटी 60 है, तो जो 60,000 बचा वो X, Y और Z में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हम वर्किंग नोट्स में ना अपने पास हिंट्स लिख इसलिए लेते हैं कि हमें याद रहेगा पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय, वरना यही गलतियां हो जाती हैं, हम स्किप कर जाते हैं, ओहो ये तो डालना ही भूल गए, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा पढ़ने में हमें लगता है कुछ मिस ना हो ही जाता है, क्योंकि हम स्किप कर जाते हैं। तो बेटर है कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखते चले जाओ।
अब आता है Z टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है 176, 150 से 176 पे चली गई, तो बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000 का, वो भी X, Y और Z में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि अप्रिशिएट हो गई। चलो उसके बाद अमाउंट ड्यू टू Z इज एज फॉलोज, ये तो बाद की बात है, बस डिवैल्यूएशन तो बन गया, लॉस आ गया, X, Y और Z कितना हो गया 74। अब बता दे फटाफट से, कैलकुलेशंस में टाइम नहीं लगाएंगे। 2x 2y 2z 24 16 8 48। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस BD टू रिवैल्यूएशन लॉस बाय WCR बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और टू गुडविल। पहले इतने फिगर्स तो डालते हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 680 320 ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए। उसके बाद WCR 60 था, 3:2:1 में 30 20 10। IFF हो गया 30 20 और 10। रिवैल्यूएशन लॉस उधर से डाल देते हैं 24 16 8। गुडविल उधर से राइट ऑफ कर देते हैं 30 20 और 10। अब जो सेकेंड एंट्री है उसको कैसे करेंगे, X और Y ये डेबिट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2Z, ठीक है ना, 30 क्योंकि Z डेबिट हुआ और Y डेबिट हुआ, और Z क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो बाय X और बाय Y। कभी भी एक साथ मत लिख देना कि X एंड Y, आलस करो और एक साथ लिख दो, मत लिखना, गलत होगा। Z के में पूरा 30 इधर आएगा और 20 इधर आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या हमने छोड़ना करा है। लायबिलिटी साइड पे देखो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया। असेट साइड पे देखो, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, गुडविल राइट ऑफ कर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 36,000 है, 18,000 12,000 6,000। अब इधर देखो एडजस्टमेंट्स में एक नजर मार लेते हैं। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ में Z टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, यानी कि डेबिट द रिसीवर, Z इज द रिसीवर, तो 2 इन्वेस्टमेंट्स उसने लिए 176 में मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अब उसको जो पेमेंट करनी है 50% ऑन रिटायरमेंट, यानी कि टू बैंक, हाँ बैंक, 50% ऑफ बैलेंस बाय चेक डेटेड 30th June 2026 एंड द बैलेंस, ओके, ये हमारा बैंक के थ्रू गया, ये भी बैंक के थ्रू जाएगा, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है ना। 50% हमने इमीडिएट पे कर दिया, 50% का चेक हमने दे दिया। इसको आप लिख दोगे PDC, यहां अपने लिए लिखो, PDC का मतलब हुआ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, और बाकी उसके लोन में जाएगा Z's लोन, और ये बैलेंस
CD बाकियों का आएगा। अब निकालते हैं सबके बैलेंसेस। $740 अब इधर डेबिट में हेलो 740 ये तो आ जाएगा। बैलेंसेस बताओ। x का 638 638 और 292 आएगा। अब देखो ये जो 280 है, इस 280 में से कितना माइनस कर दिया? 2 लाख। ये पेमेंट तो चली गई, बचा है 80,000। उसमें से उन्होंने बोला ये 50% अभी पे हो जाएगा और बाकी 50% बाद की बात है। ये 40 और ये 40, यानी कि एक 40 तो अभी पे हो गया, फिर 50% ऑफ बैलेंस यानी कि इसका 50-50, तो 20 हमने पीडीसी में दिया और 20 हमने लोन में डाल दिया। समझे? क्लियर हुआ? अब बैलेंस शीट यहां बना लेते हैं। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएंगे देखो, जैसे ये बनी हुई है वैसे ही बनाते चले जाओ। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारे पास था 57,500। 57,500 में से बैंक की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक हुई है, ये 40,000 की, ठीक है। और ये जो बैंक की ट्रांजैक्शन हुई है, थोड़ा सोच के देखो, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में हम अपनी कैश बुक में से तो अगर पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तब भी माइनस कर ही देते हैं ना, बाय जो उसका भी नाम है उसको पेमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारी बैलेंस शीट में वो बैंक बैलेंस होता है जो हमने चेक दे दिए हैं। तो हम यहाँ पे 40 और 20, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम 60 करेंगे तो हमारा ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, तो इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे फिर, ठीक है। अब अगर आप पोस्ट डेटेड चेक दोगे तो यहाँ पर सिर्फ 40 माइनस कर दो और 17,500 यहाँ शो कर दो। अब बाकी 20 आप कैसे दिखाओगे? अब देखो, या तो यहीं पे 20,000 माइनस करके ओवरड्राफ्ट दिखा दे हम, 2500। हाँ, एक तरीका तो ये है। या फिर हम यहाँ पे लायबिलिटी में दिखाएं कि अभी इतना हमें जेड को और पे करना है, करंट लायबिलिटी है जो हमें 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर पे करनी है, ठीक है। 2 तरीके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है लॉजिकली में क्या कर लेना चाहिए? जेड का लोन अकाउंट बना देंगे, क्योंकि आप नहीं बेटा, लेकिन यहाँ तो हम बैंक अकाउंट ही लिख रहे हैं ना, तो कायदे से तो बैंक अकाउंट ही कम करना चाहिए। जर्नल एंट्री के पॉइंट से देखो, तुम्हारा बैंक बैलेंस ही तो कम हो रहा है। पर हमको अभी नहीं देना ना। अभी नहीं देना, लेकिन जब हमने अपनी कैश बुक में एंट्री की होगी तो चेक इशू करते समय हमने एंट्री कर दी। हाँ, क्योंकि हमने चेक तो अभी दे ही दिया ना। तो बात ये है कि जब चेक दे दिया तो हमारी कैश बुक में तो एंट्री हो ही गई ना। जेड लोन तो ये है ना, ये रहा 20,000, ये हम जेड लोन में लिखेंगे यहाँ। भाई यहीं पे करके, अब ये ओवरड्राफ्ट आ गया तो यहाँ नहीं दिखा सकते, ये हम यहीं पे डायरेक्ट दिखा देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा ना 57,500 माइनस 40 और माइनस 20, तो 2500 का बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। और बाकी आइटम देखते हैं अब क्या क्या है इसमें। ये हैं सन्ड्री डेटर्स 4 लाख, इसमें से प्रोविजन माइनस किया 24, $376,
स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी, नहीं कुछ नहीं हो रहा स्टॉक में, तो कितना है 376। इन्वेस्टमेंट तो चली गई, पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई 20,000 से 80,000, मशीनरी 50,000 से कम हो गई 450, गुडविल खत्म हो गई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस खत्म हो गया। इधर आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 210 हो गए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हमेशा ध्यान रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द ओनली फंड विच इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना है 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में लाइबिलिटी आ गई ना अब तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, क्यों उसमें अभी देखो ना उसमें लाइबिलिटी थी ना, वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। 60,000 की लाइबिलिटी थी, वो बैलेंस शीट में शो कर दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जेड्स लोन 20,000 है। कैपिटल अकाउंट्स एक्स और वाई कितने हो गए 638। इलिस्ट्रेशन 40 पेज नंबर 5.42। देखो इलिस्ट्रेशन 40 में आपको बैलेंस शीट दी है, एलिमेंट पार्टनर्स हैं 2:2:3। उस बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम्स हैं। फिर हमें नीचे भी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, मशीन डेप्रिशिएट, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया, प्रोविजन, स्टॉक, गुडविल। न्यू रेशो 2:3 है किसकी, एल और एन की। और एल और एन की अगर ओल्ड रेशो देखें तो वो भी 2:3 ही है, तो इसका मतलब 2:3 ही हमारी गेनिंग रेशो है। चलो बढ़िया, एक काम कम करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 32 लाख दी हुई है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, एक और काम कम करना पड़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा। अब हम सीधा कैपिटल अकाउंट से बात करते हैं। चलो सीधा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं। बैलेंस बीडी 625, 4 लाख और 525। ठीक है, ये हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। लायबिलिटी साइड पे कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, दिस इज द ओनली फंड विच इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि दिमाग में सेट हो जाए ये बात कि गलती से भी हमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। थैंक यू सो मच। असेट साइड पर आ जाओ, सब कुछ लास्ट आइटम डेफर्ड एक्सपेंस वाला ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 70,000 है, तो 20 और 30। गेन भी डाल देते हैं साथ ही, तो सबसे पहले वही डाल देते हैं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। कितना है गेन, 1,05,000, यानी कि 105 डिवाइडेड बाय 7, 30 और 45। अब आगे की आइटम्स देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, मशीनरी डेप्रिशिएट, इसका कोई रोल नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर बाय पार्टनर 50%, तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर टू इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो हम यहाँ पे
पर्सनल नेचर रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर का मतलब पार्टनर ने एसेट ली है, कितने की इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से 50% ले ली, ये 50,000। कौन रिटायर कौन हो रहा था, एम ना, 50,000। ओके, सी पॉइंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, डी का नहीं है, ई का आ जाता है 560। 560 में से 2/7 एम का शेयर ना, रेशो यही तो थी, 2:3 थी ना, तो एम का 2/7 हो गया ना, तो 160 और 160 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6496। तो ये आ गया। क्या एंट्री होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग डेबिट हो रहे हैं टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ रहा है, 6496। by else capital account by ends capital account, ये हो गया 6496। ठीक है, गुडविल आ गई। फिर आता है द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म 32 लाख। तो इस 32 लाख को फिर हमने 2:3 में एल और एन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4। तो ये आ जाएगा 12, 80, 18, 19, 20। ठीक है, ये हमारे टू बैलेंस सीडी। थोड़ा सा नीचे करके लिखो, हमेशा एक लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखो बैलेंस सीडी। कितना आ गया, 12, 80 और 19, 20। एम के लिए कुछ हमें बोला ही नहीं है, तो एम का लोन में डाल देंगे। समझ में आया अनन्या? बैलेंसिंग फिगर एम के लोन में कितनी चली जाएगी, अब कर लेते हैं टोटल। कितना आ रहा है, 590। 70। अच्छा, ये अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाली साइड हमारी ज्यादा है। कितनी हो गई, 12, 80, 13, 64। 2046। अब इन्होंने हमें कुछ भी बोला तो नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट किस फॉर्म में करनी है, तो अगर कुछ भी नहीं बोला तो हम कैश या बैंक के थ्रू कर देंगे। बैलेंस शीट में क्या गिवन है, बैंक गिवन है ना, कैश गिवन नहीं है। तो बाय बैंक, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है और ये ब्रॉट इन है, ये ब्रॉट इन है, इतना लाएंगे। क्लियर हो रहा है? कितने आ रही है बता दो जरा। ये आ रही है, ये 1476। अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कोई चेंज था, लैंड एंड बिल्डिंग में अप्रिशिएटेड बाय 240, तो लैंड एंड बिल्डिंग 740, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 25, तो 225, फर्नीचर 350, इन्वेस्टमेंट 50 क्योंकि उसने जेड ने ले ली,
स्टॉक 3 लाख। नेक्स्ट 2 lakh of provision and the 5% का तो 10,000 फिर अब यहाँ पे देखो बैंक आएगा ना जब, तो बैंक में तुम्हारा 20,000, ये कितना लेकर आया 709 और 1476, इतना इतना कैपिटल ही लाए। और बैंक की और तो कोई ट्रांजैक्शन कहीं है ही नहीं, तो जो भी बैंक की ट्रांजैक्शन है उन्हें ऐड करके लिख देंगे। कितना हुआ 22 लाख 5,000। डेफर्ड रेवेन्यू चला ही गया। इधर देखो क्रेडिटर्स सेम है। अब यहाँ पे ना हम ये कर सकते थे कि इस बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर दें, हाँ, बट हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने भी तो हमें बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दो अलग अलग दिया हुआ, तो हो सकता है दो डिफरेंट बैंक्स का हो, अदरवाइज इन्होंने क्यों दिया होता। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम ओवरड्राफ्ट को एज इट इज अलग ही रख रहे हैं, उसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 2 लाख, 38,000। लोन अकाउंट पहले लिख देंगे हम 520। एल और एन, एल का 1280 अच्छी तरह, टोटल कर लो कितना आ रहा है 0 ये आ गया 40-60 आ रहा है इधर से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डाउट रिटायरमेंट का बैक क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें बोला गया अखिल, तानेश एंड राजन आर पार्टनर्स 3:2:1। ठीक है, अखिल, तानेश और राजन 3:2:1। राजन रिटायर हो रहा है। राजन रिटायर एंड गिफ्टेड हाफ ऑफ ए शेयर टू अखिल, यानी कि राजन का जो शेयर का हाफ है वो उसने अखिल को दिया, यानी कि 1/2 ऑफ 1/6 1/12 एंड गिव्स रिमेनिंग शेयर, जो बचा हुआ शेयर है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग भी 1/12 ही हुआ भाई। अगर हाफ शेयर 1/12 है जो उसने अखिल को दिया, तो बचा हुआ भी 1/12 ही हुआ। अब ये 1/12 उसने अखिल और तानिश दोनों को दिया 1:2 की रेशो में, यानी कि 1/3 ऑफ 1/12। ठीक है, ये इसने दिया, तो 1/36, 2/3 ऑफ 1/12, 2/36। हमें निकालना है न्यू रेशो, तो अब अखिल का न्यू रेशो, अखिल का न्यू रेशो हो गया 3/6 ये प्लस 1/12
प्लस 1/36, 18, 3, 1, 22/36। ठीक है। तानिश न्यू रेशियो हो गया 2/6 प्लस 2/36, 14/36। ठीक है। तो न्यू रेशियो अखिल और तानिश 22:14 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 11:7 है। गेनिंग हम निकालेंगे फिर भी ना, ये गेनिंग है तो 1/12 प्लस 1/36, 3 + 1 और तो गेनिंग रेशियो हमारे पास हो गई अखिल और तानिश 4/36 और 2/36, तो 2:1 हो गई ना।